हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। मैं आपकी जैसे आप जानते हैं कि हमारे हिस्ट्री की क्लास स्पेक्ट्रम की जो सीरीज़ चल रही है तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्पेक्ट्रम, किसकी बुक है ये? मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब जो हमारा चैप्टर है वो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो चैप्टर 4 क्या है? ब्रिटिश विजय के समय भारत की क्या स्थिति थी? ठीक है, ब्रिटिश विजय के समय भारत की क्या स्थिति थी, हमारा ये वाला चैप्टर है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक बार ना मुगल्स की सीरीज़ जाननी पड़ेगी कि मुग़लों ने कैसे काम किया, कौन कौन से मुग़ल कब कब किस किस समय पे आए। तो एक बार मुग़ल की सीरीज़ जान लेंगे ना तो हमें एक ऊपर से आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मतलब अब आप जैसे हमें ना ऑलमोस्ट को पता होता है कि शायद औरंगज़ेब तक के मुग़लों के नाम याद रहते हैं। औरंगज़ेब के बाद भी बहुत सारे मुग़ल्स आए थे, तो हमें एक बार ना उनकी भी ऊपर नॉलेज होनी चाहिए कि वो मुग़ल कौन कौन से थे और कब के कितने कितने सालों तक रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुगल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया था? बाबर। ठीक है, 1526 से 1530। उसके बाद हुमायूं 1530 से 1540, फिर 1555 में भी रहता है ये। ठीक है, उसके बाद आया था, आपको पता है अकबर सबसे ज़्यादा शासन किया है इसने। छप्पन लिख देते हैं, 1605 तक शासन किया इन्होंने। और अभी आप जानते हैं ना कि अंग्रेज इन्हीं के टाइम पे अंग्रेज़ों ने भारत में एंटर किया था, अकबर के टाइम पर ही एंटर किया था। और वो अकबर के नाम पे ही कंपनी, मतलब एक फैक्ट्री या कंपनी खोलने का लेटर लेकर आए थे, लेकिन अकबर की उस समय मृत्यु हो चुकी थी, तो जहांगीर ने उस समय हस्ताक्षर किए थे। तो इनका जो बेटा था वो था जहांगीर। सोलह 1605 से 1627। ठीक है, और इनके बाद आते हैं शाहजहाँ। और ये 6 मुगल है जिनको हम, उसके बाद हम पढ़ते हैं जितने भी आगे सारे राज आएंगे ना, सारे वीक सक्सेसर होंगे, कमज़ोर होंगे औरंगज़ेब के बाद। इसी बात का फ़ायदा तो अंग्रेज उठाने लगता है, पुर्तगाली उठाते हैं, क्योंकि मुग़ल कमज़ोर होते चले जाते हैं। उनके बाद आएंगे बहादुर शाह, (1712). अब इनके लिए ना उत्तराधिकार का युद्ध भी स्टार्ट हो जाएगा। इनके समय पे उत्तराधिकार के लिए सबके सब लड़ेंगे। तो 1712 से 1713। ठीक है, अब मैं इस तरफ लिख देती हूँ। ठीक है, फर्रुखसियर के बाद आएंगे 1700 मोहम्मद शाह। (1748) तक शायद ये रहते हैं। हाँ, बीच आते बाद आते हैं आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड।
मोहम्मद शाह सेकंड है, इनको हम मोहम्मद शाह जफ़र भी कहते हैं। सबसे लास्ट मुग़ल यही होते हैं, उनके बाद तो इन्हें बंदी बना लिया जाता है, जेल में रखा जाता है। ठीक है, अब शाह आलम सेकंड रहे, ये बहुत लंबे समय तक रहते हैं। ठीक है, फिर ये 1806 से 1837, फिर ये रहे 1837 से 1857, फिर 1857 का रिवोल्ट हो ही जाता है ना। चलिए, हो गया क्या आपका? जल्दी से उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे करना है। चलिए, मैं अब इरेज करती हूँ, करना पड़ेगा। देखिए, अब इनका ना बीच बीच में कॉन्टेक्स्ट आएगा। ठीक है, और वैसे हम सबके बारे में पढ़ेंगे कि किसने क्या क्या किया, क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, मतलब अपनी हरकतों से अंग्रेज़ों को शासन स्थापित करने में किस तरीके से इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। क्योंकि कमज़ोर शासक हैं तो अपने लिए कंट्रीब्यूशन ना करके ये लोग अंग्रेज़ों के लिए कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, एक ना ईरान का शासक होता है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, बाह्य चुनौतियाँ। एक ईरान का शासक होता है नादिर शाह। ठीक है, वो भारत आता है, भारत से बहुत सारी धन संपदा पे हमला करता है, लूटता है। पहले भारत पे हमला करता है, फिर लाहौर को जीत लेता है। लाहौर उस समय भारत में ही था। ठीक है, लाहौर भारत का है। लाहौर इस समय कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान और भारत का विभाजन तो 1947 में हुआ, उससे पहले तो लाहौर भारत के अंदर ही आया करता था। तो 13 फरवरी 1739 को करनाल में मुग़ल सेना को पराजित किया, मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया, दिल्ली को लूटकर ध्वस्त कर दिया, राज के खजाने से 70 करोड़ रुपए लूट लिए, मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा, ये दोनों चीज़ें लूट के ले गए। फारसियों को 3 वर्ष तक छूट प्रदान की गई। देखिए, अब नादिर शाह के लिए हम ईरान का शासक नादिर शाह, उसने क्या किया? सबसे पहले 1738 से 1739 तक इसने क्या किया? लाहौर को जीत लिया, लाहौर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, लाहौर पर कब्जा करने के बाद ये दिल्ली तक बढ़ा। दिल्ली तक बढ़ने के बाद इसने दिल्ली में खूब लूट मचाई। ठीक है, दिल्ली इससे पहले करनाल आता है। करनाल के युद्ध में मुगलों को पराजित कर दिया।
ठीक है। फिर मुगलों को पराजित करने के बाद फिर आगे बढ़ता। मुगल पराजित क्यों हो रहे हैं? मुगल पराजित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कमज़ोर हो चुके हैं सारे। इस समय राजा कौन है? मोहम्मद शाह, उसको बंदी बना लिया। मतलब आप सोचो कि शासक को बंदी बना लिया बहुत आसानी से, कितनी बड़ी बात है ये। क्या वो शासक बनने लायक है जिसको सामने वाला आसानी से बंदी बना ले? आसानी से बंदी बना लिया। ये ना मतलब उसके ऊपर चल रहे थे कि एक तरीके से वंशानुगत, ठीक है, वंशानुगत की राजा का बेटा राजा। वैसे ये किसी लायक नहीं था राजा बनने के, लेकिन फिर भी ये वंशानुगत पीढ़ी चलती जा रही थी, तो इसलिए ये वीक था बहुत ज़्यादा, इसलिए इसे राजा भी बना दिया गया। देखिए उस समय इसने कितने पैसे लूटे। राजकीय खजाने से 70 करोड़ रुपए एकत्रित कर लिए। एक ना दो चीज़ें बहुत कीमती थी। देखिए अच्छा, आप सबने सुना होगा कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खानों में निकला था। हैदराबाद आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खानों में कोहिनूर हीरा निकला। जब वो कोहिनूर हीरा निकला तो उसको एक मतलब मुगल शासक था शाहजहाँ, उसने एक सिंहासन बनवाया था, मयूर सिंहासन, मोर की शेप में वो सिंहासन था, तो उसमें कोहिनूर हीरा जड़वाया था। तो ये कोहिनूर हीरे को उठा के ले जाएगा। ये बहुत कीमती चीज़ थी जिसको उठा के ले जाएगा। ठीक है, मयूर सिंहासन व उसमें जड़ा बेहद कीमती कोहिनूर हीरा भी लूट लिया। ठीक है, कोहिनूर हीरा भी लूट के ले गया। इतने खुश हुआ ना, इसे इतना पैसा मिला कि इसने फारसियों को, ईरान में जो लोग रहते हैं उन्हें फारसी कहते थे, फारसियों को 3 साल तक बिल्कुल कि हम तुमसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। मतलब 70 करोड़ रुपए उस समय कितने बड़ी रकम हुआ करती थी, तो ये कहा हम तुमसे कोई पैसे नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इतना धन मिलने की खुशी में, जब इतना धन मिल रहा है तो इतने मिलने की खुशी में इसने क्या करा, फारसियों, ईरान के निवासी, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, को 3 वर्ष तक कर रहित व्यापार करने की छूट दी। कि हम तुमसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे 3 साल तक। काबुल सहित, काबुल किसकी कैपिटल है? अफ़गानिस्तान की। काबुल सहित सिंधु नदी के पश्चिम में पड़ता है काबुल। देखिए, एक तो कर रहित व्यापार करने की छूट दी, वह किसी भी कर से, कोई भी कर हो चाहे, वह सभी करों से छूट प्रदान की गई। हमें लिख देते हैं, सभी करों से छूट प्रदान।
बहुत पैसा लूट के ले गया था ये। ठीक है, जल्दी से ये नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी से अगर आप लोगों ने नहीं उतार पा रहे हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। चलिए आगे, अब इसे मैं रिमूव करती हूँ। अब इसी के बाद एक और शासक आएगा, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, जब इसकी मृत्यु हो जाएगी ना तो अफ़गानिस्तान जो इसने जीत लिया है, मतलब वो अपने समय में भी अफ़गानिस्तान जो इसने जीत लिया है तो उस पर ना ये किसको बिठा देगा, अहमद शाह अब्दाली को। नादिर शाह किसको बिठाएगा, अहमद शाह अब्दाली। देखिए, इसने कई बार भारत को, मुगलों को मतलब बहुत बार परेशान किया। अफगानिस्तान पर अपनी सत्ता कायम रखी। ठीक है, बहुत बार मुगलों को परेशान, बार बार ये लूटने आता था, बार बार लूटने आता था भारत। अब देखो, जब ये लूटने आता है ना तो क्या होता है, इसी समय में इनको चौथा स्वदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया जाएगा मराठों को। ठीक है, कुछ समय पहले ना एक शासक आया था जहांदार शाह, वो क्या करता है, मराठों को ना उत्तर भारत में चौथ और स्वदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे देता है। चौथ और स्वदेशमुखी ये दोनों टैक्स मराठे वसूलते थे। चौथ होता था 1/4 हिस्सा, स्वदेशमुखी 10वां, मतलब कुछ ऐसा हिस्सा होता था, मतलब ऐसा ये टैक्स वसूलते थे मराठे। तो जगह इनकी है, किनकी, मुगलों की, लेकिन मराठे बार बार परेशान कर रहे थे, उस जगह पे कब्जा करने की सोच रहे थे। तो मुगलों ने क्या किया, ठीक है जहांदार शाह ने, तुम यहाँ पे वसूल लो, यहाँ पर तुम टैक्स वसूल सकते हो। तो जब क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली आता है ना, तो यहाँ पे जगह मुगलों की होती है और टैक्स कौन वसूल रहे होते हैं, मराठे। तो दोनों मिलकर युद्ध करते हैं। जब दोनों मिलकर युद्ध करते हैं, किससे, अहमद शाह अब्दाली से, तो वो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, 1700। अच्छा, इस बार इस समय ये देखो मुगल शासक कौन है, शाह आलम सेकंड। मुगल शासक कौन है, ये आया ही आया था, युद्ध हो गया, 2 साल हुए हैं अभी से आए हुए, 1759 में तो आया था मुगल शासक। तो क्या होता है, मराठे व मुगलों ने मिलकर, अब इस समय क्या है ना, जब ये आया है तो इससे पहले प्लासी का युद्ध हो चुका है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, बंगाल पे अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है। तो मराठे और मुगलों ने मिलकर क्या किया, अहमद शाह अब्दाली से युद्ध किया।
अहमद शाह अब्दाली से युद्ध किया। ठीक है, जब अहमद शाह अब्दाली से युद्ध होगा तो इसमें क्या होगा, कौन जीतेगा? मराठे व मुगल हार गए। देखो अभी तक क्या था, प्लासी का बैटल हुआ है, ये ना अंग्रेजों की स्थिति को प्रभावित करेगा। अब देखें कैसे, आप देखिए 1757 में, और इसके बाद बक्सर का बैटल होगा 1764 में। ये अंग्रेजों का खुद का कहना है कि प्लासी का युद्ध हम तो बिना लड़े जीत गए, और बक्सर के युद्ध में इन्होंने बहुत अच्छे से लड़ाई करी। तो अब देखिए इस युद्ध का कैसे प्रभाव पड़ेगा। प्लासी का युद्ध तो ये बिना लड़े जीत गए, तो अब इनके मन में ये है कि ये मुग़ल और बहुत शक्तिशाली है, मुग़ल भी शक्तिशाली है, मराठे भी शक्तिशाली है। लेकिन कुल मिला के इस समय तक क्या करना है, दोनों के बीच, एक तो दोनों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध चल रहे थे, मुग़लों के बीच भी। जब आपस में ही फूटो तो फिर तो शक्तिशाली होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये वाला जब युद्ध होगा तो मराठे मुग़ल दोनों मिलकर युद्ध करेंगे अहमद शाह अब्दाली से। अहमद शाह अब्दाली एक्सटर्नल है, बाहर का, और ये दोनों यहीं कहीं हैं। कहते हैं अपनी जगह पर सब शेर होते हैं, लेकिन ये लोग दोनों मिलकर युद्ध करते हैं और अपने देश में ही हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज अभी ना टक्कर लेने की सोच नहीं रहे थे, नहीं हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब देखो इनको ना ये 1761 में पता लग गया, जितने ये दोनों दिखते हैं ना शक्तिशाली, उतने पावरफुल है नहीं, इनको हम हरा सकते हैं। तो ये बक्सर का युद्ध करने की हिम्मत करेंगे। 1764 में बक्सर का युद्ध होगा, और बक्सर के युद्ध से अंग्रेजों को 3 बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिल जाएगा। ठीक है, आशा है आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो जल्दी से उतार लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, चलिए मुझे आशा हो गया होगा। अब हम पहले मुग़लों को देखते हैं, है ना। मुग़लों ने क्या क्या किया, कैसे कैसे पृष्ठभूमि तैयार करी अंग्रेज़ों के लिए। ठीक है, औरंगज़ेब के पश्चात कमज़ोर शासक आए, ये भी एक आंतरिक चुनौती थी। पहले हमने बाह्य चुनौती देख ली, अब आंतरिक। ठीक है, आंतरिक चुनौती। औरंगज़ेब के पश्चात कमज़ोर शासक आए हैं। देखिए औरंगज़ेब थे ना, उसके 3 बेटे थे। कामबख्श, तीन बेटे थे, कामबख्श, आज़ाम, मोज़ाम। कामबख्श बीजापुर का गवर्नर। गवर्नर किसको बनाते थे ये लोग? एक तरीके से छोटा सा एरिया, देखो सीनियर राजा तो मैं ही रहूँगा, एक छोटी सी जगह, छोटा सा प्रांत तुम्हें दे दिया, तुम इस पर शासन करोगे। ठीक है, आज़ाम था गुजरात,
ठीक है, आज़म गुजरात का गवर्नर था, मोज़ाम काबुल का। अफ़गानिस्तान की से अच्छी खासी काबुल का ही गवर्नर था। ठीक है, अब तक काबुल। अब आप कहोगे अभी तो हमने पढ़ा था काबुल नादिर शाह के पास चला गया था। अभी तो ये बहुत पहले की बात चल रही है, औरंगज़ेब की डेथ की, और नादिर शाह 1738-39 के बाद की बात है। ठीक है, तो काबुल का गवर्नर अब ये क्या करेगा, जो मोज़ाम है ना, पैंसठ की उम्र में मोज़ाम ने आज़म व कामबख्श का खून करके राजा बना। 65 की उम्र में खुद को बहादुर शाह कहा। इन्हें शाह बेखबर कहा कि तुम तो हर चीज़ से बेखबर रहते हो। बेखबर की उपाधि दी। उपाधि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से इतना उतार लीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, आशा है आपने उतार लिया होगा। मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। इसी के आगे करना है, बहादुर शाह के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहादुर शाह ये मतलब मोज़ाम, इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहले राजपूतों, ये थोड़ा डरपोक था, तो राजपूतों के साथ, मराठों के साथ और जाटों के साथ शांतिपूर्ण नीति, अपनाई। ठीक है, राजपूतों, मराठों, जाटों के साथ इसने शांतिपूर्ण नीति अपनाई। और इसने ना, अच्छा कभी एक छावा मूवी आपने देखी होगी, तो छावा मूवी में आपने देखा था कि मराठों को उसमें कैद करके वो रखते थे, तो इसी में ही मराठा था। शिवाजी का बेटा आपने देखा होगा संभाजी, उसका भी आगे बेटा था शाहू। तो शाहू को औरंगज़ेब ने कैद करके रखा था, तो इसने क्या किया, बहादुर शाह ने, हम मराठों के बारे में भी पढ़ेंगे। देखो कभी भी हिस्ट्री पढ़ी जाती है ना, मैं आपको इसी में ना मराठों के बारे में सब कुछ नहीं बता सकती। मराठों के बारे में भी पढ़ना है, अलग से पढ़ेंगे इनके अलावा। ठीक है, अभी हम मुग़लों के बारे में पढ़ रहे हैं। बहादुर शाह ने शाहू, मराठे थे, को कैद से मुक्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक इसी समय ना सिखों के 10 गुरु थे। 10 गुरु वाली ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। सिखों के 10 गुरु थे। वो 10 गुरु के बाद ना
जो उनकी गुरु ग्रंथ साहिब लिखी जाती है, और सिख लोगों के जो भी होता था होते थे लोग, उनकी सुरक्षा के लिए एक सेना नायक नियुक्त किया जाता है। उसका नाम होता है बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर ने क्या किया था, सिख था ये एक, मुसलमानों को मुसलमानों को परेशान करता है, युद्ध करता है, ठीक है, परेशान किया, युद्ध किया, या हमें लिख देते हैं हमला किया। कार्रवाई करी, कुछ दंड दिया। 1712 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, मुझे अगर नहीं भी किया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। इनके बाद आते हैं, आप देखिए अपनी लिस्ट में, जहांदार शाह। 1 साल के लिए मुश्किल से आते हैं वो। ठीक है, तो जहांदार शाह जो राजा बना है, एक इनके साथ रहता जुल्फ़िकार, उनकी मदद से राजा बने, क्योंकि उत्तराधिकार का युद्ध चलता था, तो जुल्फ़िकार ने जहांदार शाह की मदद करी थी राजा बनने में। ठीक है, तो जुल्फ़िकार ठीक है, जुल्फ़िकार जिसकी मदद से राजा बने, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। जुल्फ़िकार को प्रधानमंत्री बना दिया। जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जो मुस्लिम नहीं होते थे। हालांकि जजिया कर पहले भी समाप्त करा था अकबर ने, लेकिन औरंगज़ेब आता है फिर से जजिया कर लगा देता है। ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, कहा जाता था या तो तुम इस्लाम अपना लो या तुम टैक्स दो, जजिया दो। तो ये आता है जजिया कर को समाप्त कर देता है, क्योंकि ये सबके साथ फ्रेंडली रहना चाहता है जजिया कर को, और एक वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए। इजारा प्रथा शुरू करते हैं। ये भी एक तरह का टैक्स ही होता है, बट पार्शियलिटी नहीं होती इसमें, टैक्स में। जजिया में पार्शियलिटी थी। तो ये जहांदार शाह के बारे में।
जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। फर्रुखसियार, यहाँ पर ना एक अली बंधु होते हैं, उनको किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। ये लोग ना किंग बनाते हैं, राजा बनाते हैं। अब ये मतलब इतनी ज़्यादा चलने लग जाती है इनकी कि इनको किंग, जिसको ये चाहते थे ना मुग़लों में, वही राजा बनता था। चाहे कितने भाई हों, कितने बच्चे हों, लेकिन जिसको ये चाहते थे ना वही राजा बनता था। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। अली बंधु, सैयद बंधु थे, से मेरे से मिस्टेक हो गई, सैयद बंधु, अली बंधु तो बाद में आते हैं। सैयद बंधु, इन्हें किंग मेकर भी कहते थे, की मदद से राजा बने। ठीक है। अच्छा, फिर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, मैंने जब आपको पहले कराया था तो मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, इसने एक तो जजिया कर भी समाप्त किया और यात्रा कर, जैसे धार्मिक यात्राओं पर कर लगाया जाता था, और वो सिर्फ हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पर ही लगाया जाता था। समाप्त करके धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। ठीक है, फिर आपने पढ़ा था ना 1717 में अंग्रेजों को फरमान जारी किया। फरमान में क्या था? बंगाल में टैक्स से 6 शर्तें मैंने आपको लिखवाई थी। बंगाल में टैक्स रहित व्यापार करो, बम्बई में सिक्का चलने दो। ठीक है, तो इसमें 6 शर्तें ऐसी थी। पूरा फरमान मैंने आपको लिखवा रखा है। ठीक है, 1717 में फरमान जारी किया, लेकिन ना इनको ना ये कहीं ना कहीं जब सैयद बंधुओं की मदद से नहीं चल रहा था, तो उसी समय ना मराठे, एक्चुअल में क्या था, मराठे और मुगलों की ना लड़ाई चल रही थी। किस समय से? जब शिवाजी राजा हुआ करते थे और औरंगज़ेब, शिवाजी मराठे थे और औरंगज़ेब कौन थे? मुग़ल थे। तो इन दोनों के बीच ही आपस में लड़ाई चलती रहती थी। तो और इनको कैद भी कर लिया गया था। तो बाद में क्या होता है, बालाजी विश्वनाथ ना इन्हीं का पेशवा होता है। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, जैसे उसको जुल्फिकार को प्रधानमंत्री बनाया, तो इधर भी जो प्रधानमंत्री था ना मराठा में, उसे पेशवा कहते थे। तो जो बालाजी विश्वनाथ है ना, वो इनके पहले पेशवा थे और बहुत शक्तिशाली थे। इन्होंने मराठा साम्राज्य को दोबारा से एक नया मोड़ दिया, मराठा साम्राज्य को दोबारा से खड़ा किया। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ जब सैयद बंधुओं को पसंद नहीं आएगा, तो सैयद बंधु क्या करेंगे? बालाजी विश्वनाथ के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, और फर्रुखसियर को गद्दी से उतार देंगे। बालाजी विश्वनाथ ब्रैकेट में मराठा पेशवा तथा सैयद बंधुओं ने मिलकर
गद्दी से उतार दिया। गद्दी से मतलब राजा बनने से हटा दिया। ठीक है, गद्दी से उतार देने के बाद फर्रुखसियर को अंधा करके मार देते हैं। ठीक है, पहला ऐसा मुगल सम्राट जिसको उसके दरबारियों ने मार दिया। दरबारी भी मिले, सैयद बंधु एक तरीके से दरबारी थे। तो ये तो हो गया फर्रुखसियर। जल्दी से उतारिए, फिर मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ेंगे। इनके बाद वो थे मुग़ल सम्राट। चलिए मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद शाह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले। अब सैयद बंधु ना सबकी आंखों में खटकने लगे थे, राजा की आंखों में, कि ये तो भाई अपनी चलाते जा रहे हैं हर जगह। तो मोहम्मद शाह क्या करेगा, सैयद बंधुओं को मार देगा। और सैयद बंधुओं को मारने में किसकी हेल्प लेगा, निज़ामुल मुल्क की, उनके चिनकिलिच खान भी कहते हैं, निज़ामुल मुल्क की हेल्प लेगा और निज़ामुल मुल्क को मंत्री बनाएगा। बाद में निज़ामुल मुल्क देखेगा भाई वो राजा की नीतियों से परेशान हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर हो चुका है, मोहम्मद शाह बहुत कमज़ोर हो चुका है इस समय। तो ये चाहता था कि भाई हम अच्छे से काम करें, और राजा ठीक से काम करना नहीं था, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था, इसलिए मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहते थे। तो निज़ामुल मुल्क क्या करेगा, जाकर हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखेगा, हैदराबाद की स्थापना करेगा। सत्रह सौ 19 से 1748। ठीक है, सैयद, इनके बीच 2 और मुगल आए थे, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। निज़ाम उल मुल्क की सहायता से मौत के घाट उतार दिया, मतलब मार दिया। ठीक है, उसके बाद विलासिता पूर्ण जीवन जीने की वजह से इनको रंगीला कहा जाता है। बहुत विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, फिर निज़ामुल मुल्क को क्या करेंगे, ये 1724 में
निज़ामुल मुल्क को वज़ीर बना दिया। इनके पहले के जो मुग़ल हैं ना, हम इसमें नहीं पढ़ते हैं, मिडिएवल हिस्ट्री में आते हैं। ये जो बाद के मुग़ल हैं इनका इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब हमें ये पता लगता है कि किस तरीके से इनकी नीतियों ने, इनके जीवन ने अंग्रेज़ों को हवा दी, मतलब यूरोपियंस को हवा दी यहाँ पर शासन करने की। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ मुग़लों ने ही हवा दी थी, दक्षिण भारत में भी बहमनी साम्राज्य में उन्हें हिंट मिला कब्जा करने का। विजयनगर एम्पायर में उन्हें हिंट मिला कब्जा करने का। ऐसे करते करते वो कब्जा करते चले गए। जब इसे निज़ाम भी ये परेशान था तो इसने क्या किया, ये बहुत अच्छा, मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन था निज़ामुल मुल्क। तो ये क्या करेगा, 1724 में, इसे चिनकिलिश खान भी कहते हैं, 3 नाम है इसके। स्वतंत्र, अपने आप का जो राज्य था स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब देखो राजा के सामने उसका वजीर एक जगह अपनी मान ले रहा है और उसे बना दे रहा है, राजा फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा। 1700 निज़ामुल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की 1737 में बाजीराव प्रथम ने इन पर हमला किया। बाजीराव प्रथम कौन है, मराठा पेशवा। हमला किया तो ये क्या करेगा, चौथ सरदेशमुखी, पहले वसूलने का अधिकार मिल चुका है इन्हें, और जगह भी ये लेना चाहेंगे और जगह पे भी इन्हें राइट्स दे देगा ये। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम ने हमला किया 1737 में। जब बाजीराव प्रथम हमला करेंगे तो ये फिर क्या करेगा, 1739 में करनाल के युद्ध में करनाल में जो युद्ध होगा, नादिर शाह ने पराजित कर दिया, मुगलों को पराजित कर दिया। नादिर शाह इसी समय पे आया है, नादिर शाह के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नादिर शाह ने किसके समय में युद्ध करा है, मोहम्मद शाह के समय में। ठीक है, और मैं 1-2 इधर लिख देती हूँ, एक लाइन इसके नीचे की। सिंध के पश्चिम का साम्राज्य, पर्शिया, ईरान को कहते थे मिला लिया। किसने मिलाया, नादिर शाह ने, इनके समय में जीत लिया। तो उसके बाद उसने ये मांगा, ठीक है। तो चलिए, अब मोहम्मद शाह तक आज हमने पढ़ लिया है, इसके बाद की क्लास को हम कल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। एक्चुअल मैंने ये क्लास रिकॉर्डेड है, और जो 9 बजे मैं क्लास लूँगी वो उत्तराखंड वाली मैं क्लास लूँगी। तो ये वाली क्लास मैंने रिकॉर्डेड करी है क्योंकि मुझे अर्जेंटली कहीं जाना था, तो मैंने सोचा था पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से आप ये क्लास अपने टाइम पे ही देख लेना, और 9 बजे हम उत्तराखंड वाली क्लास को लाइव करेंगे। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।